एक माफिया जिसके किस्से कहानियां सुर्खियों में हैं। एक दुर्दांत अपराधी जिसकी अपराध गाथा की खबरें हर जगह फैली हैं। वो माफिया जिसने योगी राज में भी हिम्मत जुटाई, इकबाल को चुनौती देने की, और मिट्टी में मिल गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के लिए। वो माफिया जिसे दुनिया अतीक अहमद के नाम से जानती है। आज कहानी अतीक के आतंक की तो होगी, लेकिन उसके किरदार की तुलना होगी इतिहास के सबसे मशहूर अली बाबा और उनके 40 चोर से। आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी खूब पढ़ी लिखी होगी, लेकिन आज बात हो रही है अतीक माफिया और उसके 40 गुर्गों की। वो अतीक जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल खौफ में था, और अतीक के वो गुर्गे जो एक इशारे पर खून की नदियां बहाने को तैयार रहते थे। अतीत में अतीक के इन गुर्गों का आतंक भी दुनिया ने देखा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अतीक और उसके 40 गुर्गे गर्त में मिल गए, कैसे इन गुर्गों के दम पर अतीक ने दहशत का साम्राज्य कायम किया। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। अतीक अहमद जिसके नाम की प्रयागराज में तूती बोलती थी, जिसकी शोहरत में सिर्फ अपराध ही अपराध था। जैसे जैसे अपराध का दायरा बढ़ता चला गया, अतीक के गुर्गे भी जुड़ते चले गए, जो अतीक के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार थे। अशरफ से लेकर अब्दुल कवि और गुड्डू मुस्लिम तक वो गुर्गे हैं जो अतीक के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे अतीक एंड गुंडों के और उसके गुर्गों के आतंक की पूरी कहानी। कैसे अपराध को कायम करने में कामयाब रहा अतीक, कई आपराधिक घटनाएं इसका उदाहरण है। देखिए, अतीक माफिया और उसके 40 गुर्गों की कहानी का सबसे बड़ा किरदार खुद अतीक अहमद है। अतीक अहमद गैंग का मुखिया, मुकदमे 108, गैंग IS 227। कभी पिता तांगा चलाता था, लेकिन 70 के दशक में अतीक ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और यहीं से शुरू हुआ उसके गुर्गों को अपने साथ जोड़ने का सिलसिला। शुरुआत में अपने भाई अशरफ को ही अपना राइट हैंड बनाकर अतीक ने आतंक मचाना शुरू किया और साल 1979 में पहली हत्या को अंजाम दिया। अतीक पर 108 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में ही उसे पहली सजा हो पाई। खुद को सजा होता देख ही अतीक बौखला गया और उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया। अतीक माफिया और 40 गुर्गों की कहानी का सबसे दुर्दांत किरदार अतीक अहमद है। उसके इशारे पर उसके गुर्गों ने सैकड़ों लोगों का खून बहाया और जमीन पर कब्जे, रंगदारी के साथ ही साथ अपहरण और धमकी जैसे काम को अंजाम देते थे। अतीक गैंग के 40 गुर्गों की लिस्ट में फैमिली से लेकर खूंखार बमबाज और शूटर्स का नाम शामिल है, जिनमें सबसे पहला नाम है अशरफ, भाई और राइट हैंड, शाइस्ता, पत्नी और स्ट्रेटजी बनाना, असद, बेटा और शूटर, अली, बेटा और रंगबाजी मांगना, उमर, बेटा और जमीन कब्जाना, आयशा नूरी, बहन और गुर्गों को छिपाना,
डॉक्टर अखलाक, बहनोई और शूटर्स को फंडिंग, दिनेश पासी ड्राइवर, खान सौलत हनीफ वकील, गुड्डू मुस्लिम बमबाज और शूटआउट को लीड किया। ये अतीक गैंग के 10 सबसे खूंखार चेहरे और नाम हैं, जिनके दम पर अतीक ने आतंक की दुनिया कायम की। सबसे पहले किरदार अशरफ की बात करें तो अशरफ पर करीब 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो अभी बरेली जेल में बंद है। अशरफ अतीक का भाई और उसके साथ हर अपराध में शामिल रहा है। अतीक अहमद जितना दुर्दांत है, उसका भाई अशरफ उतना ही खूंखार है। माफिया अतीक अहमद हर जुल्म को अपने भाई अशरफ के साथ अंजाम देता था, चाहे बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का मामला हो या फिर मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट केस। दोनों में ही अतीक के साथ अशरफ का नाम सामने आया है। अतीक गैंग के गुर्गों की कहानी अभी भी उसके परिवार के आसपास ही दौड़ रही है, जिसमें अगला नाम है शाइस्ता परवीन का। शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी है और उमेश पाल शूटआउट की मुख्य साजिश करता। शाइस्ता पर फिलहाल 50,000 का इनाम है और उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अतीक गैंग का अगला नाम है असद। असद ही वो किरदार है जिसने प्रयागराज शूटआउट को अंजाम देकर शहर ही नहीं प्रदेश में सनसनी फैला दी। असद उमेश पाल हत्याकांड को लीड कर रहा था और फिलहाल फरार चल रहा है। उस पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक असद दिल्ली के संगम विहार इलाके में छिपा था, जिसको लेकर एसटीएफ ने छापेमारी भी की है। जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद का बेटा असद और राजधानी दिल्ली में भी आके छुपा था। इस मामले की जब विस्तार से तफ्तीश की गई तो पता चला कि साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में छुपा हुआ था और इसके साथ ही अतीक अहमद के जो पुराने गुर्गे रहे हैं, जो उसके पुराने जानकार रहे हैं, उसके लगातार वो संपर्क में रहा था। अतीक के गुर्गों में चौथे नंबर पर भी अतीक फैमिली का वारिस और उसके गुनाहों का साझीदार है। नाम है उमर अहमद। उमर अहमद पर प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करना, रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। अली फिलहाल 30 जुलाई 2022 से लखनऊ जेल में बंद है और लखनऊ की सीबीआई अदालत में उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। दरअसल देवरिया जेल में ले जाकर अतीक गैंग ने एक प्रॉपर्टी डीलर को टॉर्चर किया था। इस मामले में अतीक सहित उसके बेटे उमर को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद से वो जेल में है। जबकि अतीक गैंग के चौथे मेंबर के तौर पर भी अतीक का ही बेटा मोहम्मद अली है। अली अहमद अभी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर जीशान अहमद ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी और जमीन कब्जाने जैसे मामले दर्ज हैं। अली की तरह ही इस गैंग में अतीक की बहन और बहनोई भी अब शामिल हो गए हैं। दरअसल प्रयागराज शूटआउट के बाद गुड्डू मुस्लिम ने मेरठ में अतीक के बहनोई के घर शरण ली थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने आयशा नूरी और डॉक्टर अखलाक को आरोपी बनाया है। आयशा नूरी और अखलाक पर शूटर्स को छिपाने, भागने के लिए कार उपलब्ध कराने और शूटर्स को फंडिंग करने का आरोप है। इस मामले में अखलाक गिरफ्त में है, जबकि आयशा नूरी अभी फरार है। यानी जो माफिया पहले अपने साम्राज्य को कायम करने के लिए भाड़े के शूटर्स और मददगारों का इस्तेमाल करता था, जो अतीक पहले घर के बाहर के गुर्गों को ही गैंग में शामिल करता था, वही अतीक जेल जाने के बाद अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए ही काल बन गया, क्योंकि पुराने साथी अब सलाखों के पीछे हैं, जैसे कि दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ। दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा मिली है। दोनों ही अतीक के साथ हत्या के मकसद से अपहरण और बंधक बनाने और आपराधिक धमकी जैसे मामलों में दोषी पाए गए हैं। कभी दिनेश पासी अतीक का ड्राइवर हुआ करता था, तो खान सौलत हनीफ उसका वकील हुआ करता था। अतीक गैंग के ये पहले गुर्गे हैं जिन्हें अतीक के साथ उम्र कैद की सजा मिली। वहीं इससे पहले न सिर्फ अतीक खुद बच जाया करता था, बल्कि अपने गुर्गों को भी बचा लेता था। अतीक गैंग के गुर्गों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम शामिल है, लेकिन ये खुद अपने आप में एक माफिया और दुर्दांत अपराधी है। नाम है गुड्डू मुस्लिम।
गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग का बमबाज है। कभी श्री प्रकाश शुक्ल की परछाई था गुड्डू। 1997 में गेम टीजर फेड्रिक्स जे गोम्स की हत्या की। गुड्डू मुस्लिम के तार बिहार के माफियाओं से भी जुड़े हैं। चलते चलते बम बनाने में माहिर है गुड्डू मुस्लिम। 2001 में पटना से गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतीक ने जमानत कराकर जेल से बाहर निकलवाया था। तभी से अतीक गैंग के लिए काम कर रहा था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम फिलहाल फरार है और 5 लाख का इनामी है। अतीक माफिया और उसके गुर्गों की कहानी में अब तक जिन 10 गुर्गों का इतिहास हमने आपको बताया, दिखाया, बेशक वो बेहद ही खूंखार अपराधी हैं, लेकिन ये तो अतीक गैंग के कातिल अपराधियों की एक झलक भर है। आगे हम ऐसे गुर्गों से आपको मिलवाएंगे जो अतीक गैंग की पूरी कहानी बयां कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक अपराध की काली दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। कुछ वक्त तक तो वो अपने परिवार को अपने आपराधिक धंधे से दूर रखता रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ समय बदला तो मजबूरियां भी घिरने लगी। और फिर क्या था, पूरा परिवार, रिश्तेदार, बेटे, बीवी, बहन, बहनोई, एक एक कर सब गुर्गे की तरह काम करने लगे। अब जब खुलासे हो रहे हैं तो हर गुर्गे का अपना अपना रोल पता चल रहा है। देखिए, अतीक के आतंक के जिन 10 किरदारों से हमने आपको रूबरू कराया, वो तो बस एक ट्रेलर भर है। अब बारी है उन गुर्गों से रूबरू होने की जिनके आतंक की आंखों देखी पूरा प्रयागराज बयां कर रहा है। अतीक के यही वो गुर्गे हैं जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में सबसे बड़ा रोल निभाया और बीते 24 फरवरी को अंजाम दी गई एक ऐसी वारदात जिसने सभी को सन्न कर दिया। अतीक गैंग के गुर्गों में 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक जिन नामों का जिक्र है, सभी दुर्दांत अपराधी हैं। इनमें 24 फरवरी को हुए उमेश पाल शूट आउट केस में अलग अलग रोल इनके द्वारा निभाया गया था, लेकिन अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज और उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन अभी भी उमेश पाल शूट आउट केस के तमाम शूटर्स फरार हैं। गुर्गा नंबर 11 अरबाज, अतीक का ड्राइवर, यही वो गुर्गा था जो शूटर्स की गाड़ी को ड्राइव कर लेकर आया था। हालांकि पुलिस ने इसे 27 फरवरी को मार गिराया था। अरबाज जब शहर से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे एक सुनसान इलाके में मार गिराया था, लेकिन तमाम शूटर्स भाग निकलने में कामयाब हुए। गुर्गा नंबर 12 यानी मोहम्मद, गुलाम और गुर्गा नंबर 13 यानी शाबिर शूट आउट के बाद से ही फरार चल रहे हैं। ये दोनों अतीक के शूटर हैं और दोनों पर 5 लाख का इनाम घोषित है। मोहम्मद, गुलाम और शाबिर शूट आउट के बाद असद का साथ दे रहे थे। इन्हीं शूटर्स में से एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर छिपकर मौका मिलते ही गोलियां चलाई थी। गुर्गा नंबर 14 सदाकत खान, जो कि साजिश करता है। मुस्लिम हॉस्टल में इसी के रूम में हत्याकांड की साजिश को रचा गया। इसी ने शूट आउट का प्लान तैयार किया था। फिलहाल सदाकत खान पुलिस की गिरफ्त में है। सदाकत खान को पुलिस ने बस से नेपाल भागते वक्त गिरफ्तार किया था। उसी से पूछताछ के बाद इस केस में कई बड़े खुलासे हुए थे। अब बात उन किरदारों की कर लेते हैं जो इस शूट आउट में पर्दे के पीछे का काम कर रहे थे। इस लिस्ट में पहला नाम है अतीक के 17वें गुर्गे नियाज अहमद का। नियाज रेकी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। शूट आउट वाली जगहों की रेकी इसने की और नियाज का फोन भी पुलिस को मिला है। गुर्गा नंबर 18 है मोहम्मद सजर, जो उमेश पाल की लोकेशन दे रहा था और घर से कचहरी तक उमेश की लोकेशन दी थी। जबकि गुर्गा नंबर 19 है अरशद कटरा, इसका रोल पुलिसकर्मियों की मौत में मिला है। गुर्गा नंबर 20 है शाहरुख ने ही असद तक राइफल पहुंचाई थी, जिसका इस्तेमाल शूट आउट में किया गया था। अतीक गैंग के किरदार नंबर 17 से लेकर 20 तक यानी नियाज, मोहम्मद सजर और अरशद कटरा, शाहरुख फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं।
लेकिन तमाम ऐसे किरदार भी हैं जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें अब तक खाक छान रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अतीक के एक और गुर्गे खालिद की आपको कहानी बताएं, उससे पहले आपको खालिद के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। असद को लॉजिस्टिक सपोर्ट के मुहैया कराता था और इसके घर पर न्यूज़ 18 पहुंचा। तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर। खालिद के घर में असद के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद छापेमारी भी यहां पर एसटीएफ ने की थी। काफी एक्टिव मोड में एसटीएफ नजर आया था यहां पर और छापेमारी भी यहां पर हुई थी कि इसी घर में असद ने पनाह ली थी शूटआउट कांड के बाद। ये एक बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। इसी घर में असद छिपा था, ऐसी जानकारी मिली और उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई गई है वो यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची। तो देख सकते हैं ये वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। असद जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराता था इस पूरे मामले में, और खालिद के घर पर अब न्यूज़ 18 पहुंचा है। शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से। शंकर, एक के बाद एक कई खुलासे हो रखे हैं और ये वही घर जिसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, यहीं पर असद के छिपे होने की जानकारी मिली थी। एसटीएफ ने छापेमारी भी इसके बाद की और अभी कुछ नई अपडेट मिल रही है, नया खुलासा कोई हुआ हो इस मामले में? देखिए, खालिद की अगर बात करें तो खालिद को पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से बकायदा वो उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में दिल्ली पुलिस की मदद से बकायदा उसको हिरासत में लेती है। और हालांकि खालिद की अगर बात करें तो ये अतीक अहमद का बहुत पुराना जानकार है। पिछले काफी समय से ये बकायदा अतीक अहमद परिवार के संपर्क में जुड़ा हुआ था और संपर्क में रहने के दौरान जिस तरह से असद को यहां पर छुपाने की मदद किया था, असद को जो संगम विहार इलाके में बकायदा इसलिए छुपाया गया क्योंकि ये बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है, काफी तंग गलियों वाला इलाका है और वहां पर छुपाने का एक मकसद यही रहा कि यहां पर वो उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य दूसरे एजेंसियों के रडार से वो बच जाएगा। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से बकायदा इस मामले की तहकीकात की गई और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली पहुंचने के बाद स्पेशल सेल की मदद से उसे पकड़ा जाता है। तो कहीं न कहीं अब इस मामले पर आगे की जानकारियों को खंगाला जा रहा है कि किस तरह से खालिद के साथ में और वो कौन कौन से लोग थे जो असद को मदद पहुंचा रहे थे। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी वो लोगों को थी कि असद फरार है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसे तलाश रही है। उसके बावजूद भी जिस तरह से बकायदा उसे उसके खिलाफ कहा जा सकता है उसको मदद करने का और जिस तरह से आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाया गया और जिस तरह से मेरठ से एक विशेष वक्त उसके सहयोगी आते हैं और उसको आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाते हैं, तो पूरी के पूरी एक स्क्रिप्ट जो है राजधानी दिल्ली में रची जाती है और खास तौर पर राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली में जिस तरह से छुपता है और उसके बाद वो निकल के साउथ ईस्ट दिल्ली में भी जाता है। साउथ ईस्ट दिल्ली के जो जामिया नगर इलाका है और बदरपुर इलाका है वहां पर भी जाके छुपने का प्रयास करता है। लेकिन जिस तरह से इस मामले पर लगातार अलग अलग जगहों पर अपने लोकेशन चेंज कर रहा था और कई लोग उसको मदद कर रहे थे, तो अब स्पेशल सेल की टीम इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करने में जुटी है कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे जो इसकी मदद करने में जुटे हुए थे। हालांकि जावेद नाम के शख्स को भी अब इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है। जावेद, खालिद, इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद अब आगे की विस्तार से पूछताछ की जा रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम अभी भी राजधानी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और यूपी पुलिस की जो टीम आई है उसमें बिल्कुल शंकर, एक्शन लगातार हो रहा है इस मामले में। लेकिन एक और सवाल जो मेरा रहेगा, अभी और कहां पर छापेमारियां हो सकती है, क्योंकि एक्शन लगातार इस मामले में अब भी जारी है, क्योंकि कई गुर्गे ऐसे हैं अभी तक उनकी क्राइम कुंडली को खंगालना बाकी है, उन तक पहुंचना बाकी है। ऐसे में आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है एसटीएफ की तरफ से और किस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है? देखिए, असद से जुड़े हुए मामले में वो जिस तरह से बकायदा पूछताछ की गई,
खालिद से पूछताछ की गई, जावेद से पूछताछ की गई और इस मामले में कई अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर, जो पूछताछ के आधार पर आगे कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इतना स्पष्ट हो चुका है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस अब बता रही है कि वो राजधानी दिल्ली एनसीआर में छुपे होने की जानकारी मिल रही है और जिस तरह से बकायदा संगम विहार जैसा इलाके में जब जिस तरह से बकायदा छुपा हुआ था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब अलग अलग लोकेशन पर इसको तलाशा जा रहा है और कह सकते हैं कि जल्द ही इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा एक नई टीम बना करके इस मामले में कहा जा सकता है ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए असद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। असद को गिरफ्तार करने के लिए उसके कई ऐसे साथी हैं, उसको भी बाकायदा एक तरह से कहा जा सकता है उन सबों से पूछताछ की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट दिल्ली में, और साउथ ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो खास तौर पर जिस तरह से बदरपुर का इलाका है, बदरपुर का इलाका इसलिए चुना गया क्योंकि बदरपुर ठीक उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। एक तरफ बदरपुर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, दूसरी तरफ देखा जाए हरियाणा का बॉर्डर है और वो बदरपुर खुद दिल्ली का पार्ट है, एक बॉर्डर एरिया है, इसलिए बदरपुर का इलाका भी चुना गया था असद के द्वारा। और दूसरी तरफ देखा जाए जामिया इलाके में इसलिए चुना गया क्योंकि कई ऐसे लोग जो अतीक अहमद के जानकार हैं, उसके सहयोगी रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं बाकायदा उसके आसपास में छुपे होने की जानकारी मिली थी। तो आखिर जामिया किसके पास गया था, जामिया में क्यों गया था, किसके घर में वहां छुपने के लिए गया था, इस मामले की भी पड़ताल की जा रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले पर स्पेशल सेल के संपर्क में है, जो जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर जामिया इलाके में क्यों गए थे और जामिया में अगर गया असद तो वहां पर किसके संपर्क में गया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई सीसीटीवी या कोई तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले में जावेद से पूछताछ हुई है, जिस तरह से खालिद से पूछताछ हुई है, उसी के आधार पर अब आगे असद को तलाशा जा रहा है। और इस मामले में एक और भी शख्स की गिरफ्तारी हुई थी जिसका नाम अमृतपाल है। हालांकि अमृतपाल जो है वो आर्म्स तस्करी के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसी मामले में जब पूछताछ की गई, जब विस्तार से इंक्वायरी की गई, तब उसके बाद इन दोनों का नाम सामने आया था, खालिद और जावेद का नाम सामने आया था। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है आर्म्स तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। आर्म्स तस्करी के मामले में किस तरह से अमृतपाल और अमृतपाल से किस तरह से बाकायदा जावेद और खालिद ने हथियारों की खरीदारी की थी, 10 आर्म्स खरीदे थे, तो वो किस लिए खरीदा था, ये भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का मसला है। जल्द ही इस मामले में भी कुछ बड़े खुलासे स्पेशल सेल के द्वारा किया जा सकता है। अच्छा शंकर, कुछ और भी ठिकाने रहे होंगे, जैसा कि इस घर को चुना गया, खालिद के घर को असद ने चुना पनाह लेने के लिए, और भी कई ऐसी जगह रही होंगी जहां पर ये उस वक्त पनाह लेते होंगे जब भी कोई बड़ा अपराध करने के बाद इन्हें जगह नहीं मिलती होगी। तो इस तरह के ठिकानों पर भी एक्शन लिया जाएगा भी एसटीएफ की ओर से, जब इस मामले में छानबीन चल ही चुकी है। तो देखिए, ये जामिया इलाके की बात करें या संगम विहार इलाके की बात करें, ये जो पूरा इलाका है ना, उस इलाके में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड मूल के ज्यादातर लोग रहते हैं और ये बेहद तंग गलियों वाला इलाका है संगम विहार। तो यहाँ पर इसलिए यूज किया गया कि खालिद जो है वो पुराना जानकार रहा है, तो खालिद से के बारे में किसी को शक भी नहीं होगा कि वो असद को अपने यहाँ पे छुपा कर रखा है, क्योंकि असद की जो तलाश हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। किसी को ऐसा शक भी नहीं होगा कि खालिद या जावेद के संपर्क में होगा। और पिछले काफी समय से असद और जावेद जिस तरह से बाकायदा संपर्क में आए थे और इसके साथ साथ खालिद का भी जो संपर्क असद से हुआ था, तो इतना तो स्पष्ट है कि हमारे जो सोर्स बता रहे हैं इस मामले में कि असद के साथ में ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे। बिल्कुल, कनेक्शन तीनों का था आपस में और यही वजह रही कि ये घर चुना पनाह लेने के लिए और असद इसी घर में रुका था। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी शंकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों की मौत